नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप दबास। दोस्तों, नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है और कल सुबह 11:30 बजे गांधी मैदान में वे 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। जी हां, 10वीं बार। दोस्तों, जरा सोचिए, राजनीति में ऐसा स्थायित्व किसे मिलता है? राजनीति में कौन ऐसा कर पाता है जिसे बार बार सत्ता की डोर हाथ में सौंप दी जाती है? ये सहयोग है, सिस्टम है, या सुनिश्चित राजनीति इसे कहेंगे? ये सवाल उठाना लाजमी है। गांधी मैदान में दो बड़े मंच तैयार किए गए हैं, 150 खास मेहमान बुलाए गए हैं और पीएम नरेंद्र मोदी समेत 11 राज्यों के मुख्यमंत्री इस शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद रहेंगे। यानी साफ है, ये सिर्फ शपथ नहीं, शक्ति प्रदर्शन की है। एक तरह से संदेश है कि एनडीए बिहार में अब फुल कंट्रोल मोड में है। लेकिन दोस्तों, इससे पहले बिहार विधानमंडल के सेंट्रल हॉल में एनडीए विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें नीतीश कुमार को नेता चुना गया। बीजेपी ऑफिस में भी बैठक हुई, जहां सम्राट चौधरी को विधायक दल का नेता और विजय सिन्हा को उपनेता चुना गया। मतलब सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा दोनों डिप्टी सीएम रहेंगे। ये तस्वीर क्या बताती है दोस्तों? क्या बिहार में डबल डिप्टी सीएम मॉडल एक बार फिर से स्थापित होने जा रहा है? क्या ये संतुलन की राजनीति है या दबाव की राजनीति इसे कहेंगे? दोस्तों, जरा सोचिए, एक तरफ जेडीयू के विधायक दल में नीतीश को नेता चुना गया, दूसरी तरफ बीजेपी ने अपने दोनों बड़े चेहरों को बराबरी की ताकत एक बार फिर से देने का काम किया है। इसका सीधा मतलब है कि बीजेपी सत्ता में भी है और नियंत्रण में भी रहना चाहती है। अब आते हैं दिल्ली में हुई उस बैठक पर जिसने पूरा खेल रोका हुआ था। ललन सिंह और संजय झा अमित शाह से मिलने दिल्ली पहुंचे। देर रात वो पहुंचे थे, ये खबर लगातार मीडिया में छाई रही। 3 घंटे की बैठक हुई, विभागों का बंटवारा, विधानसभा अध्यक्ष का पद, मंत्रियों की लिस्ट, कई घंटे तक बातचीत चली। लेकिन बताया जा रहा है कि फाइनल लिस्ट तय वहां भी नहीं हो सकी। सवाल ये उठता है कि आखिर मामला अटका कहाँ है? सबसे बड़ा विवाद स्पीकर के पद को लेकर हुआ। बीजेपी और जेडीयू दोनों इसे चाहते हैं। जेडीयू के पास 85 सीटें हैं, बीजेपी के पास 89 सीटें हैं, यानी आंकड़े लगभग लगभग बराबर हैं। 2010 से पहले स्पीकर जेडीयू का होता था, 2020 के बाद बीजेपी ने इसे पकड़ कर रखा। अब दोनों पार्टियां इसे छोड़ने को तैयार नहीं है। ये कुर्सी इतनी अहम क्यों है, ये भी बड़ा सवाल है और लोग पूछना भी चाहते हैं, जानना चाहते हैं। हम बताते हैं दोस्तों आपको, क्योंकि विधानसभा का असली नियंत्रण स्पीकर के हाथ में होता है। राजनीतिक संदेश भी जाता है। तब क्या स्पीकर का मामला एनडीए की एकता में पहला तनाव बन चुका है? ये सवाल लगातार राजनीतिक गलियारों में उठ रहा है और मुद्दा सिर्फ ये नहीं रुकता। विभागों की अदला बदली की मांग भी बड़ी वजह है। इस वक्त बड़े बजट वाले विभाग जैसे शिक्षा, गृह, ऊर्जा, ग्रामीण विकास सब नीतीश के पाले में है। बीजेपी के पास सिर्फ स्वास्थ्य और पंचायती राज जैसे महकमे हैं। बीजेपी इन्हें बदलना चाहती है, लेकिन नीतीश कहीं ना कहीं राजी नहीं दिखाई दे रहे। अब सवाल ये है कि अगर मुख्यमंत्री की कुर्सी बीजेपी ने छोड़ दी तो क्या बदले में विभागों का संतुलन मांगा जा रहा है? और अगर हाँ, तो क्या ये गठबंधन की असली ये बातचीत चल रही है? दोस्तों, अब आते हैं एक और दिलचस्प मोड़ पर, चिराग पासवान। ये बेहद महत्वपूर्ण है। एनडीए में इस बार सबसे बड़ी कामयाबी एलजेपी रामविलास की रही, 19 सीटें जीती। अब चिराग ने सीधे सीधे 2 मंत्री पदों की मांग रख दी है। अपने बहनोई अरुण भारती का नाम आगे बढ़ाने की तैयारी है। मतलब सीट जीती है और अब हक भी मांगना शुरू। ये राजनीति में स्वाभाविक है, सब जानते हैं, पर क्या ये एनडीए के भीतर नई खींचतान की शुरुआत भी है? दोस्तों, जरा कमेंट में बताइए, क्या आपको लगता है कि चिराग की यह मांग वाजिब है या
दबाव की राजनीति इसे कहेंगे। अब आते हैं उस अहम सवाल पर जो हर बार पूछा जाता है, क्यों बीजेपी नंबर 1 पार्टी बनने के बाद भी मुख्यमंत्री पद नीतीश कुमार को ही देती है। जब बीजेपी ने 89 सीटें जीती, जेडीयू ने 85 सीटें, तब भी सीएम नीतीश क्यों बनाए गए? यही तो सबसे तीखा सवाल है। इसका पहला जवाब है, चुनाव पूरा नीतीश कुमार के चेहरे पर लड़ा गया, इससे कोई दो राय नहीं है। चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो या अमित शाह, सबने अपने भाषणों में नीतीश कुमार का नाम आगे रखकर जनता को संदेश देने की कोशिश की थी। हालांकि चुनाव के शुरुआती दौर में बीजेपी के कुछ नेताओं की ओर से साफ तौर पर कहा गया था कि नतीजे आने के बाद मुख्यमंत्री पद पर विधायक दल की बैठक में कोई फैसला होगा। लेकिन बड़ा कारण यह है कि बीजेपी के पास अब कोई बड़ा ओबीसी चेहरा नहीं है। सुशील मोदी के निधन के बाद एक ऐसा नेता नहीं बचा जो राज्यव्यापी प्रभाव रखता हो। नीतीश कुमार का ओबीसी, ईबीसी, महादलित वोट बैंक 15% तक मजबूत वोट शेयर रखता है। बीजेपी इस वोट बैंक को खोने का जोखिम कभी नहीं उठाएगी। तीसरा कारण यह है कि केंद्र में एनडीए की मजबूती में जेडीयू की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। लोकसभा में जेडीयू के 12 सांसद हैं। गठबंधन को स्थिर रखने के लिए राज्य सरकार में नीतीश को तवज्जो मिलती रहेगी। बीजेपी समझती है कि नीतीश के बिना बिहार की राजनीति का संतुलन बिगड़ सकता है। लेकिन अब यहाँ एक और सवाल उठता है दोस्तों, क्या बीजेपी आने वाले सालों में अपना नया चेहरा तैयार करेगी? क्या नीतीश कुमार की उम्र और राजनीतिक यात्रा अगले चुनाव में बीजेपी को मजबूत करेगी कि वे नेतृत्व बदले, या ये गठबंधन इसी मॉडल पर चलता रहेगा? दोस्तों, राजनीति में कोई कुर्सी स्थायी नहीं होती, लेकिन नीतीश कुमार अपवाद साबित हुए हैं। सवाल ये नहीं है कि वे कितनी बार शपथ लेते हैं, सवाल ये है कि हर बार वे किस राजनीतिक चतुराई से अपने लिए रास्ता साफ कर लेते हैं। इसका जवाब बिहार की राजनीतिक संस्कृति में भी छिपा मिलता है, जहां राजनीतिक समीकरण बदलते हैं लेकिन कुर्सी वही पाती है जो सबसे अधिक जरूरी बन जाता है। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि बिहार का भविष्य इसी गठबंधन मॉडल पर आगे बढ़ेगा, या कुछ और सालों बाद कोई बड़ा राजनीतिक उलटफेर होगा? आपकी राय सबसे महत्वपूर्ण है। जरूर कमेंट करके बताइए। और अगर ये विश्लेषण आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।